हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का, आपके सेक्शंस का, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की एग्ज़ाम में उम्मीद रहती है। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट भी फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है आपका, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर मेंशन है। यानी किस पार्ट के अंदर है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 12 फ्रॉम 35। आर्टिकल 12 से लेके 35 पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं बेटा। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, दे आर बाय बर्थ राइट, दे आर नेचुरल राइट्स। ये जन्म अधिकार हैं, बाय बर्थ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे इनिशियली मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 के अंदर जो फॉर्म हुआ था, उसके अंदर इनकी संख्या कितनी थी? नंबर थे 7। इनिशियली फंडामेंटल राइट्स कितने थे भाई? 7 थे। क्या इनके अंदर अब कोई चेंज आ गया? अगर आपसे आज के दिन क्वेश्चन पूछता है कि आज 2020 के अंदर कितने हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, तो एक माइनस कर दिया गया है, एक को हटा दिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स नाउ 6। वन दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, right to property is not a fundamental right now. It is moved to article 300A, 300 part A। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ मूव कर दिया गया है? 300A के अंदर मूव कर दिया गया है। इसको कब रिमूव किया गया था? 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1978। 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1978 में, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया गया था? रिमूव। राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर रहा था भाई? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था इंडिया के नेशनल बिल्डिंग के अंदर, तो राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978। यहाँ पे हम जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी लिस्ट बना देते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 भाई। सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम भाई, राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 18 to 22। आर्टिकल 18 to 22 तक है। थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। आर्टिकल 23 और 24 के अंदर 23 और 24 में इसको मेंशन किया गया है। फोर्थ राइट हमारा है, फोर्थ राइट रहेगा राइट फॉर religions, right for various religion। ट्वेंटी 5 to 28 भाई। फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बोल सकते हो आप इसको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बोला जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी इसको बोला जा सकता है। फिफ्थ फ्रीडम ऑफ, फिफ्थ में हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। सिक्स्थ जो लास्ट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल होगा भाई? आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 इज आल्सो नोन एज
सॉल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमीशन के हेड थे, उन्होंने सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसको सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भाई, आर्टिकल 32 को सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 रिट भी इशू की जाती है भाई। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 रिट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 भाई। रिपीटिशन में आपने याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स नाउ 6, और 6 की लिस्ट मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। ये 6 फंडामेंटल राइट आपने 1 बाय 1 पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है? वाई फंडामेंटल? वाई फंडामेंटल क्यों कहा गया भाई? फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला गया है? फर्स्ट तो इसके अंदर जो चीज आती है, दे आर नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स बाय डिफॉल्ट राइट्स है भाई। नेचुरल राइट्स हैं, बाय डिफॉल्ट राइट्स हैं। बाय डिफॉल्ट राइट्स आपको मिल जाते हैं, बाय बर्थ हैं। पैदा होने के साथ ही इंडिया में आपको कुछ राइट्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो इनको फंडामेंटल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये नेचुरल राइट हैं, बाय डिफॉल्ट हमें मिले हुए होते हैं। सेकंड, नो सेपरेबल, सेपरेबल, सेपरेबल। थर्ड, इसी तरीके से हम बात करेंगे प्रेजेंट इन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। प्रेजेंट इन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, प्रेजेंट इन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हैं। और इंडिया का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है वो हम किसको बोलते हैं? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनिशियली आपको कि पार्ट नंबर 3 के अंदर है। पार्ट 3 के अंदर आपके आर्टिकल 12 to 35 हैं। तो ये इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट इन द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट के रूप में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट भाई, फोर्थ, डिक्लेयर दैट वी आर फ्री एंड प्रोटेक्टेड। बेटा ये हमें फ्रीडम देते हैं और दूसरा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको फ्रीडम देते हैं, राइट टू लिव ये एक फ्रीडम है। प्रोटेक्शन देते हैं भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भाई, ठीक है। ये इस तरीके से हमें फ्रीडम भी प्रोवाइड करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमें क्या देते हैं भाई? प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो बोथ द रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। डिक्लेयर दैट वी आर फ्री एंड प्रोटेक्टेड, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? फंडामेंटल। क्या नाम दिया है? फंडामेंटल। वाई फ्रॉम वी आर टेकन फंडामेंटल राइट्स, यानी बोरोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमने इसको कहाँ से लिया है? फ्रॉम वेयर वी टेकन फंडामेंटल राइट्स। तो याद रखिएगा इसको हमने लिया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1789 और यूएसए का एक बिल था जिससे एक फ्रेज था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रेज है जिसे हमने नाम दिया है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, इन्हीं फ्रेज को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है एज फंडामेंटल राइट। किस रूप में इनको डिस्कस किया गया है? फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियरली बता दूं मैं, इनिशियली स्टेजेस के ऊपर सबसे पहले कहाँ पे डिस्कस किया गया था? इनिशियली कहाँ पर डिस्कस किया गया था? तो ये याद रखिएगा, इनिशियली 1615 में सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। और ब्रिटेन में जिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था उसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है उसको।
ठीक है। तो इंडिया का जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, उसको भी क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ ले विच पार्ट इज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप याद रखिएगा पार्ट नंबर 3 इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली ब्रिटेन में डिस्कस हुए और ब्रिटेन में इनको किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमने कुछ एविडेंस ले रखे हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो इंडिया से हमें अशोक्स इंस्ट्रक्शन, मनुस्मृति, ए बुक रिटन बाय मनु, चाणक्य की भी कुछ बुक्स हैं, जैसे कौटिल्य की बुक है, चाणक्य और कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र के अंदर, नेहरू रिपोर्ट 1928, सम ऑफ द स्वराज रूल फ्रॉम लोकमान्य तिलक्स लेटर, लोकमान्य तिलक ने जो स्वराज की मांग की थी उससे भी कुछ हमने पॉइंट्स ले रखे हैं, हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इंडिया के भी कुछ चीज़ों से हमने ले रखे हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। What are the important features of the right? Important feature of the right. Of the right. जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो कौन कौन से हैं, कांट सस्पेंडेड, अमेंडेबल, अमेंडेड किया जा सकता है इनको, अमेंडमेंट इनके अंदर हो सकता है। उसके अलावा थर्ड पोर्शन है जस्टिफिकेबल इन नेचर, जस्टिफिकेबल इन नेचर, कांट सस्पेंडेड। फर्स्ट पॉइंट को देखिए बेटा ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। कांट सस्पेंड नहीं किए जा सकते फंडामेंटल राइट, बाय बर्थ प्रोवाइड किए जाते किसी भी इंडियंस को, और इनको किसी भी सिचुएशन के अंदर सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर मैं प्रेसिडेंट रूल की बात करूं, नेशनल इमरजेंसी की बात करूं, या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, मार्शल लॉ लग गया है, आर्मी रूल लग गया है, तो इन सिचुएशंस के अंदर ही इनको सस्पेंड किया जा सकता है। नॉर्मली इंडिया के अंदर जो हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया पार्ट नंबर 3 में, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और सेकंड पॉइंट जो मैंने आर्मी रूल, मार्शल लॉ आपको बताया, नेशनल इमरजेंसी, इनके अंदर भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि केवल इंडियन सिटीजन को मिल रहे हैं, ये इंडियन सिटीजन के साथ साथ जो एलियन है, अलायन बोलते हैं, अलायन वो अलायन नहीं जो आपको अदर स्पेस से आते हैं, वो अलायंस की बात कर रहा हूँ, जो अदर कंट्री के मेंबर हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारे सिटीजन को भी प्रोवाइड किए जाते हैं, अदर अलायन को भी, यानी एक पर्सन को दिए जाते हैं। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन को भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और जो अदर कंट्रीज़ के पीपल हैं उनको भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। अमेंडेबल अमेंडमेंट किया जा सकता है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करेंगे, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि पहले 7 होते थे, अब अमेंडमेंट किया आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग 44th अमेंडमेंट 1978, और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया, 300A में डाल दिया, पार्ट 300A के पार्ट A में डाल दिया, जो अब एक लीगल राइट है। यानी इसका मतलब हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, अमेंडेड किया जा सकता है, तो अमेंडेबल है। एक प्रोसीजर और भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेड, बट जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर कितने भी चेंज ला सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट नहीं दी गई है, या मैं कहूँ क्लियर नहीं दी गई है, फिर भी मैं आपको इतना ही बताता हूँ फिलहाल के लिए। आप याद रखिएगा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट नहीं होना चाहिए, आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज कर सकते हो, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना, अमेंडेबल है। जस्टिफिकेबल इन नेचर, थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर जस्टिफिकेबल इन नेचर। जस्टिफिकेबल का मतलब है अगर किसी भी इंडियन के या किसी भी पर्सन के राइट्स को अबोलिश किया जा रहा है तो दे आर जस्टिफिकेबल इन नेचर, जुडिशरी आपकी हेल्प करेगी। जस्टिफिकेबल कैसे हैं, आप कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, कुछ मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। और आपके राइट्स के अंदर हेल्प करेगा, जस्टिस आपको दिलाने में हेल्प करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो आर्टिकल 32, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32। हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226, किसके अकॉर्डिंग भाई, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, कहाँ पे जा सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो ये दे आर जस्टिफिकेबल इन नेचर एज कंपेयर टू डीपीएसपी। डीपीएसपी आर नॉट जस्टिफिकेबल इन नेचर, ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट्स विल और स्टेट्स विल, बट otherwise on the other hand fundamental rights are justificable and provide to a person in India by birth, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखने हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। स्टार्टिंग दो आर्टिकल्स को मैंने मेंशन नहीं किया था, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 भाई, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 देखिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन कर रखा है उसने स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन के बारे में उसने लिख रखा है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर अथॉरिटी भी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडी भी, कोई भी अथॉरिटी है वो सब किसके रूप में काम करेंगे, वो आपके स्टेट के रूप में काम करेंगे। एनी पर्सन कैन यूज हिज फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। कोई लोकल बॉडी, कोई प्राइवेट बॉडी भी अगर एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी के रूप में काम कर रही है, आप उसके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट यूज कर सकते हो। जैसे कुछ कमीशन होते हैं, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, LIC, SBI, ठीक है, ये कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जिनके खिलाफ आप क्या यूज कर सकते हो, अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हो। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है, आर्टिकल 12 सिंपल बताता है कि यू कैन यूज योर फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, तो उसने डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या बोला, उसने बोला पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड क्या बोला, लोकल बॉडी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लॉ अथॉरिटी जैसे SBI, LIC जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग बनी है। दूसरा उसने क्या बोला, उसने बोला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे नीति आयोग आपका हो गया, योजना आयोग आपका हो गया, इनके खिलाफ भी आप क्या यूज कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हो। बेटा कोई ऐसी अथॉरिटी जैसे NHAI है, NHAI है भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी प्राइवेट कंपनी उसका ठेका मतलब उसका ऑर्डर लिए हुए भाई, आप उस ऑर्डर को लेते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स रोड की वजह से, किसी भी ट्रैफिक की वजह से अबोलिश हो रहे हैं, कोई भी राइट आपका अबोलिश हो रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, क्योंकि वो भी NHAI के लिए काम कर रहा है। NHAI यहाँ पे स्टेट की एक अथॉरिटी के रूप में काम कर रही है, तो आप किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ भी यहाँ पे केस दायर कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 12। इसी तरीके से हम बताते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है भाई, समझिए बेटा क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 13, प्रोवाइड
प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिलाता है। अब यहां पे समझिए कैसी प्रोटेक्शन वो दिला रहा है, इंपॉर्टेंट है समझना बेटा। देखो, एनी लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड और लीगली नॉट बाइंडिंग। ऐसा कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा कोई भी लॉ फॉर्म करती है, या कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको वॉइड और जीरो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड और जीरो। ऐसा कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अबोलिश होते हों। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, जीरो माना जाएगा उस लॉ को। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्टिकल 13 का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है भाई? इसके अंदर एक्सेप्शन है। इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है? सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। कोई लॉ ऐसा बना सकती है कंट्री जिसमें कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो। और सेकंड कौन सा बना सकती है? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जैसे भाई सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, पब्लिक ऑर्डर। आर्टिकल धारा 370 हटने पे कश्मीर में काफ़ी दंगे हुए और आपके पास राइट है, राइट टू कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार भाई, राइट टू मूव एनीवेयर। लेकिन उस जो राइट है उसको अबोलिश कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में जाने की वजह से पब्लिक ऑर्डर आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है। पब्लिक के अंदर काफ़ी सारे वायलेंस हो सकती है, हिंसा हो सकती है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा लॉ बना सकती है जिसके अकॉर्डिंग हमें लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 12 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा था? 13। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वलिटी के अंदर हम रूल ऑफ लॉ से स्टार्ट करेंगे, ब्रीच ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच बेटा।